guys, welcome back to Be the Topper. This is part 7 of class 12 chapter 4 derivative and इससे पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. अगर आप लोगों के एग्जाम होने वाले तो गाइज डेफिनेटली अच्छे तरीके से वीडियोस को चेकआउट कर लेना. चैप्टर 3 के भी आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर पाओ. एंड मैं देख रही हूँ यार बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मतलब वीडियोज़ बना रहे हैं कि ये टर्म 1 का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. मैं यार अपने स्टूडेंट से बस ये कहना चाहती हूँ कि टर्म 1 के रिजल्ट के लिए ज़्यादा परेशान होना छोड़ दो. आएगा तो आता रहेगा. अपने टर्म 2 पर ध्यान दो और अच्छे से उस पर फोकस करो. ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इस टेबल 4.1 से. स्पेक्ट्रम ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड. पूरे दुनिया में अगर देखें तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके के होते हैं ये हमको इसमें बताया जा रहा है. तो यार यहाँ पे ना समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा इसको एक बार से देख लेना. अंडरलाइंग एसेट इक्विटी होगी, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर आएंगे, स्टॉक फ्यूचर्स आएंगे. एंड इस पूरी टेबल को ना अच्छे से एक बार देख लेना. आई डिडंट फाइंड एनीथिंग कि मैं इसमें से कुछ समझाऊं तो मैंने इसको छोड़ ही दिया. आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको. मैं आगे वाले पोर्शन पे चलती हूँ. ये जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी नई लॉन्च करी गई हैं तो और चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी जो कि इस लिस्ट में नहीं है. अब आते हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं इसको एक बार देखते हैं. तो एज विद द रेगुलर फाइनेंशियल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट हैव द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट. स्टॉक एक्सचेंज वेयर द डेरिवेटिव्स आर क्रिएटेड एंड ट्रेडेड. अब जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में भी पार्टिसिपेंट होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टर आ जाते हैं, जो कि इन्वेस्टर अगर डेरिवेटिव में डील कर रहे होते हैं तो वो रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं. और हर इन्वेस्टर का पैसा डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करने का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है. एंड कुछ कुछ इन्वेस्टर के टाइप्स जो होते हैं वो हमको आगे बताए गए हैं तो हम आगे भी पढ़ेंगे इसको. तो इन्वेस्टर कुछ इस तरीके के होते हैं. इन्वेस्टर के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है तो यहाँ पर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. और वो क्या करती है कि भाई जो मार्केट है उसकी जो फंक्शनिंग है वो एकदम स्मूथ चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए. एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑल्सो इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड बाय द पार्टिसिपेंट, कि पार्टिसिपेंट किसी के साथ कोई चीटिंग ना करे, कोई गलत काम ना करे, कोई फ्रॉड ना कर दे. सेबी रेगुलेट्स द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, आरबीआई द इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट एंड एफएमसी द कमोडिटी मार्केट. जो सेबी है वो क्या करती है, इक्विटी डेरिवेटिव को रेगुलेट करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है, एंड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट एंड एफएमसी जो है वो कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करते हैं. एफएमसी क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन. ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन. तो इसका मर्जर हो गया है सेबी के साथ और हेंस सेबी ओवरलुक्स बोथ पार्ट्स ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट. अब जो सेबी है वो इक्विटी डेरिवेटिव को भी देखती है एंड कमोडिटी डेरिवेटिव को भी देखती है. ठीक है, जो अदर पार्टिसिपेंट इन्होंने बताए हैं वो ये हैं कि जैसे कि कुछ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि आपका क्लियर एंड सेटल कराती हैं. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं. इन्वेस्टर ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए भी कुछ एजेंसीज होती हैं जो कुछ काम करती हैं. ठीक है, मतलब अगर इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर उनके संग किसी ने फ्रॉड कर दिया, अगर उन्हें किसी भी टाइप का अगर इशू आ रहा है तो वो इन्वेस्टर ग्रीवांसेस के पास जा सकते हैं. और यही चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल मार्केट एंड डेरिवेटिव के बीच में शेयर करी जाती हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स पे. अभी हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में. सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टर, दूसरा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और तीसरा है हमारे अदर्स जिसमें क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आ जाती हैं. तो ये सब चीज़ें हो गई. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर. अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स पे आए तो यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले है हेजर्स. ठीक है, तो हेजर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट को यूज़ करते हैं प्राइमरीली अपनी एसेट, अपनी पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए. हेजर जो है वो एक हेज उससे बना हुआ है, वर्ड से, जिसका मतलब होता है मतलब रिस्क को कम करना, मिटिगेटिंग द रिस्क. तो रिस्क को कम करने के लिए ये लोग जो हेजर्स होते हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं और अपनी एसेट्स एंड
उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड उनसे अटैच जो रिस्क होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कहीं रिस्क ज़्यादा हो गया तो इधर कम हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो उनका पोर्टफोलियो है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ओवरऑल दिखने लगेगा। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हमको दिख सकते हैं, जैसे कि हैं वो बैंक्स, ट्रेजरी हो गई, ट्रेजरी ऑफ कंपनीज, एंड ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंडर में आती हैं। दूसरा है हमारा स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि भाई मार्केट में मार्केट की जो फ्यूचर डायरेक्शन होगी वो ये होगी। मतलब वो ना स्पेक्यूलेट कर देते हैं, मतलब पहले से उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उनको पहले से पता चल जाता है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो राइज होंगे या फिर फॉल होंगे, और अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब जो भी उनको करना है वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। उसको मतलब उनको नॉलेज ज़्यादा होती है और वो स्पेक्यूलेट करते रहते हैं कि इसमें नीचे जाएगा, इसमें ऊपर जाएगा, और उसके हिसाब से वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसको बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं। एंड ओवरऑल वो क्या कर रहे होते हैं कि अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं बेसिकली वो, ठीक है ना। मतलब जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट है उस किसी भी अंडरलाइंग एसेट का, उससे हमें प्रॉफिट हो जाए। अब मान लो जो चीज़ उन्होंने 5 रुपये में खरीदी है, अब मान लो उसका रेट एकदम से 100 रुपये हो गया तो वो बेच देंगे। अगर उन्होंने कोई चीज़ अभी उनको बेचनी थी 10 रुपये में और उसका रेट हो गया 50 रुपये, तो वो 50 रुपये में बेच देंगे। इस तरीके से मतलब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरीके के स्पेक्यूलेटर्स बनते हैं। जो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब खरीदते बेचते रहते हैं, वो लोग इस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। अब आ जाते हैं अपने आर्बिट्रेजर्स पे। आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, ये मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में पोजीशंस लेते हैं। पोजीशन लेने का क्या मतलब होता है, दो पोजीशन होती है, एक होती है शॉर्ट एंड एक होती है लॉन्ग। शॉर्ट पोजीशन को हम कहते हैं जहाँ पे आप बेच रहे होते हो, लॉन्ग पोजीशन में जब आपने कोई चीज़ खरीदी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट में एकदम रिस्क लेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब जहाँ पे या तो रिस्क है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है जहाँ पे एकदम आपको कोई भी रिस्क हो ही ना। तो बहुत ही कम रिस्क में द आर्बिट्रेजर्स टेक शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको बता दिया। सेम या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन को ले लेते हैं, मतलब उसे खरीदते हैं या उसे बेच देते हैं सेम टाइम पे, और ये एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं ताकि इनको रिस्क लेस प्रॉफिट हो सके। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंड प्रोप्राइटरी डीलर्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। तो गाइज अब आ जाते हैं इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट पे। तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि डेरिवेटिव मार्केट के बहुत सारे इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं, कुछ की हमने यहाँ पर बात करी है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो देखो किस तरीके से दे रखा है। सबसे पहला जो अगर आप पॉइंट बनाओगे ना इसका, तो वो पॉइंट क्या होगा कि डेरिवेटिव हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर एज वेल एज करंट प्राइसेस। जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो फ्यूचर के और करंट प्राइसेस को की डिस्कवरी करने में हेल्प करते हैं। अब हम इस पैरा में क्या दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। प्राइसेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव्स मार्केट रिफ्लेक्ट द परसेप्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट अबाउट द फ्यूचर एंड लीड द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग टू द परसीव्ड फ्यूचर लेवल। अब जो ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव्स मार्केट होते हैं वहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट को। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उन्हें क्या लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, तो उनके जो परसेप्शन होता है उसके हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो जाते रहते हैं। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये प्राइसेस को उस तरफ ले जाता है, मतलब फ्यूचर लेवल तक प्राइसेस जो अंडरलाइंग का जो प्राइस होता है। जैसे अंडरलाइंग क्या हो गया, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मान लो मैंने गन्ने पे लिया था, मैंने गन्ने पे भाई डील करी थी कि मैं तुमसे गन्ना खरीदूंगी, तो जो गन्ना है ये अंडरलाइंग होता है, ठीक है। शुगर केन जो इसे इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन, तो वो अंडरलाइंग एसेट हो गया। तो उसका जो प्राइस होता है वो जो भी फ्यूचर परसीव्ड लेवल है प्राइस का उस तक पहुंचता है, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि जो डेरिवेटिव है वो फ्यूचर एंड करंट प्राइस की डिस्कवरी करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द डेरिवेटिव्स मार्केट helps to transfer risk from those who have but do not like them to those who have an appetite for them। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो रिस्क को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, रिस्क को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। और आपके एक पोर्टफोलियो जो है आपका पूरा, उसको रिस्क लेस बनाने की अपनी मतलब पूरी कोशिश करता है कि जो भी बंदा, जो भी इन्वेस्टर है यहाँ पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना हो,
ठीक है। जो तीसरा है हमारा, डेरिवेटिव्स ड्यू टू देयर इनहेरेंट नेचर आर लिंक्ड टू द अंडरलाइंग कैश मार्केट्स। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स द अंडरलाइंग मार्केट विटनेसेस हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ये जो बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन हो चुका है मार्केट में, तो जो मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब बहुत सारे लोग डेरिवेटिव में आजकल ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और मतलब बहुत सारा इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन बाय मोर प्लेयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेक्यूलेटिव ट्रेड शिफ्ट टू अ मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। अब जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेड था, जहाँ पे लोग ये बताते थे, स्पेक्यूलेट करते थे कि प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, प्राइसेस में राइज होगा या फॉल होगा, तो ये वाला जो ट्रेड होता है उसको हम स्पेक्यूलेटिव ट्रेड कहते हैं। अब जहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट, जो डेरिवेटिव मार्केट के एनवायरनमेंट में जब ये स्पेक्यूलेटिव ट्रेड आते हैं तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ चुके हैं और लोग अब इसमें बहुत सेफली काम कर सकते हैं। बट जब एक ऑर्गेनाइज डेरिवेटिव मार्केट नहीं होता था, तो जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेड होता था अंडर कैश मार्केट, उसमें अच्छे तरीके से मार्जिनिंग नहीं हो पाती थी, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, एंड सर्वेलेंस जो था, जितनी भी एक्टिविटीज करते थे मार्केट पार्टिसिपेंट, वो सब देखना, उनको सर्विलेंस उनकी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। बट आजकल क्या है, जो डेरिवेटिव मार्केट है उनकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हैं, तो जो भी ट्रेड है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। पहले लीगल इलीगल का बहुत चक्कर रहता था, जो कि आजकल ऐसा नहीं होता है। एक और बेनिफिट जो कि है हमको इकोनॉमिक फंक्शन में दिखाई देता है डेरिवेटिव मार्केट के, वो ये है कि दैट फ्लोज फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज दैट इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। नई नई जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए एक नया कैटलिस्ट ये की तरह एक्ट कर रहा है ये। और डेरिवेटिव की जो हिस्ट्री है ना, वो हमको ये बताती है कि इसने काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड क्रिएटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि लोग इसमें आते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं, जिनका एक एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड होता है, जो कि अपना मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से दे ऑफन एनर्जाइज अदर्स टू क्रिएट न्यू बिजनेस। अब ये जो तरीका होता है, ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का इकोनॉमिक फंक्शन ये भी होता है कि ये लोगों को एक एनर्जी देते हैं कि आप अपना न्यू बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, नए प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो वो क्रिएट कर सकते हो। और अगर हम नट शेल में देखें कि डेरिवेटिव मार्केट के इकोनॉमिक फंक्शन क्या होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है कि डेरिवेटिव मार्केट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में। मतलब अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो लोगों की सेविंग्स बढ़ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं वो। Key aspect of use of derivative is leverage, which allows investors to actually transact in higher amounts than what they are investing। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक सबसे ज़्यादा जो की एस्पेक्ट है डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने का, वो ये क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज मिलने का क्या मतलब होता है कि जितना पैसा आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है, मतलब उससे आप कहीं ज़्यादा पैसा उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑल्सो इनेबल्स मार्केट पार्टिसिपेंट टू एक्सपैंड देयर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रिस्क की फैसिलिटी भी हमको मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, जिससे कि यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में होने वाली जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि इस मार्केट में काफ़ी सारे लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे लोग जब नए आते हैं, पैसा लगाते हैं, तो मार्केट में थोड़ा जो रिस्क है उसको कॉम्पनसेट करने की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही थे हमारे इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके बोर्ड आने वाले हैं, प्री बोर्ड आने वाले हैं, कोई भी टेस्ट होने वाला है, तो चैप्टर 3 के वीडियोस आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, एंड वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लो। अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। टिल देन, बाय बाय।